हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 का सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर आ चुका 40 मार्क्स का। ये अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर पेपर अपलोड करो, तो एक टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए टाइम पेपर्स अपलोड नहीं हो पाते हैं। दूसरा, इस चैनल पे जितने भी पेपर हम अपलोड कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते समय दिमाग में इतना रखना है कि ये सारे के सारे पेपर एज अ प्रैक्टिस पेपर कंसिडर करना। 60 से 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आईएमपी भी अपलोड कर दी है साइंस 1 की, नीचे जाके कमेंट सेक्शन में चेक कर लो और जाके पूरी आईएमपी और ये प्रैक्टिस पेपर एग्जाम्स के पहले सॉल्व करके जाना, मतलब जाना। ये प्रैक्टिस पेपर भी 2022 और 23 का ही है। प्रैक्टिस पेपर मतलब अभी किसी स्कूल में हुआ तो मैं इसको एज अ प्रैक्टिस पेपर बोल रहा हूँ क्योंकि हो चुका, करेक्ट है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करके जाना बड़ा ज़रूरी है। आधा घंटा वीडियो में देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सीखने बहुत मिलेगा। लेट्स बिगिन विद दिस पेपर। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज। मैं 3 गिनूंगा, कमेंट सेक्शन में पहले आपको आंसर करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में चलेंगे तो मज़ा अलग आएगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। चलो 1 2 3, आपको डायरेक्ट ऑप्शन टाइप करना। जो भी ग्रुप, हेलोजन ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जल्दी से टाइप करो कमेंट सेक्शन में। वीडियो पॉज करो। 1 2 3, कितने होते हैं हेलोजन में? टोटल होते हैं यहाँ पे, ओके इसका नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हेलोजन में टोटल होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। नो, नेक्स्ट, द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक। ध्यान रखना, फेरस क्या होता है? फेरस वो कटायन होता है जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है? +2 का। वो आयन है जिसके ऊपर कितना चार्ज है? +2 का। और फेरिक कौन सा आयन होता है? वो आयन जिसके ऊपर चार्जेस होता है +3 का। तो मुझे बताओ, +2 से चार्ज कितना हो गया? +3, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया। इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो ऐसे वाले रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपने पढ़ भी रखा होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान रखना आप कम से कम। तो लाइव एंड न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंडिया में, वो कितना होता है? 220 वोल्ट का। कितने का होता है? 220 वोल्ट। तो ये भी ध्यान रखना। When liquid is getting converted into solid, the latent heat is। जल्दी से जल्दी आंसर करो कमेंट सेक्शन में। 1 2 3 कर लिया कमेंट सेक्शन में। 10th स्टैंडर्ड को एक बात बोलना चाहता हूँ, आपके वीडियोस कम इसके लिए आते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के सब्सक्राइबर कम है। प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। 10th स्टैंडर्ड के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो लेके आते रहूँगा, ठीक है ना। व्हेन द लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, देखो हम लोग किसको कन्वर्ट करें? लिक्विड को सॉलिड में। तो लिक्विड, देखो कोई भी लिक्विड होता है वो सॉलिड से ज़्यादा ठंडा होता है, ध्यान रखना। तो लिक्विड को अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे हीट क्या होगा? बाहर निकलेगा, क्योंकि क्या होगा? लिक्विड जो होता है वो सॉलिड से थोड़ा गर्म होता है। तो जब भी आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो गर्म को ठंडा करोगे, हीट क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो इसमें क्या होगा? हीट क्या होगा? रिलीज होगा। कमेंट सेक्शन में आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे फाइंड ऑड मैन आउट, यहाँ पे सबसे इजी है न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन तो लाइट के फिनोमिना है। न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन है जो एसिड और बेस के बीच में होती है, बराबर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ आपको ट्रू और फॉल्स बताना। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट और करेक्ट करके भी लिखना है। वैल्यू ऑफ जी, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ठीक है, इंक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब मैं समझाता हूँ। मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, करेक्ट है, ये हमारा प्यारा सा अर्थ है, पृथ्वी है हमारी, और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है। मान लो इस ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस के ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसके ऊपर जो अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, क्या उसका वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका आंसर रियलिटी में ये है कि उसका वैल्यू घटेगा, ठीक है। अभी क्यों घटेगा? क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जा रहे हो तो अर्थ के सेंटर से उस बॉडी का, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो एज अ डिस्टेंस इंक्रीज बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आल्सो डिक्रीजेस। तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ये जो स्टेटमेंट था यहाँ पे इंक्रीज बोला है, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स होना चाहिए। इट शुड बी डिक्रीजेस। तो आपको उसको इंक्रीज को डिक्रीज से रिप्लेस कर लेना एंड अल से रीराइट कर लेना। नेक्स्ट, राइट द ऑब्जर्व द करेक्शन। क्लोरीन लिखा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 287। सभी को पता क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? कमेंट सेक्शन में टाइप करो जल्दी से। 1 2 3 टाइप कर लिया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, जिन्होंने टाइप किया है मैं पक्का उनको रिप्लाई करूंगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2 8 और 7, ठीक है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, पहले शेल में आ जाएंगे 2 और दूसरे शेल में देखो 9 है, 2 तो चले गए, अभी कितना बचा? 7। तो इस तरीके से हम लोग को इसको कंप्लीट करना था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। जल्दी से जल्दी शेयर करो यार, मैंने बोला 10th स्टैंडर्ड को शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें 10th स्टैंडर्ड के सब्सक्राइबर और ज़्यादा चाहिए। कम ऑन। फिर देखो अब मैं आपके यूनिट टेस्ट में
ओके यहाँ पे मैं गलती से 9 लिख दिया, अपना 9 होता है, या ध्यान रखना। ओके ग्रेट, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट, मैच द कॉलम। रिडक्शन का मतलब अभी मैंने बताया था, देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंबाइन होना, रिडक्शन होना, हाइड्रोजन लॉस करना, ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीडेशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, आयंस अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। राइट, टंगस्टन इज अ टू मेक द सोलेनोइड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन मेटल का यूज़ क्यों किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब देखा आपने इस तरीके का इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इस तरीके से आपने वायरिंग देखी होगी, ये जो ऊपर की जो वायरिंग है, दिस इज मेड अप ऑफ this is like a solenoid and made up of tungsten wire. Why it is made up of tungsten wire? Because main reason is कि जब इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो होता है तो ये जो वायर होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये ग्लो करने लगता है, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना टेम्परेचर इसका हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो ये फोटोन रिलीज करता है, और फोटोन क्या एक लाइट तरह की तरह एक्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला, इलेक्ट्रिक बल्ब कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, सोलेनॉइड टाइप कॉइल ऑफ बल्ब हैव हाई रेजिस्टिव एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर देखो आप लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर यूज़ करोगे तो वो जल्दी से मेल्ट होकर ख़राब हो जाएगा आपका बल्ब 2-3 दिन में, तो हमें ऐसा वायर सॉरी माफ़ करना, आपको ऐसा वायर यूज़ करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द करंट पास थ्रू कॉइल गेट हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड स्टार्ट टू ग्लो। जब आप इसमें से करंट पास करते हो, देखो करंट पास करने के वजह से क्या होता है, देखो वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, व्हेन करंट इज मूविंग, देखो मान लो आपके पास ये वायर है, ठीक है ना, और वायर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, वायर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और जब करंट फ्लो होना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, उस वायर के अंदर के एटम के साथ कोलाइड करते हैं, क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और वायर हो जाता है गर्म। क्या हो जाता है, वायर हो जाता है एकदम गर्म, हॉट, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी बढ़ने की वजह से वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। बात समझ में आया, इस तरीके से। तो ध्यान रखना आप लोग, देखो किस तरीके से एकदम आग जैसा गर्म हो गया है। और आपने 100 वोल्ट के अगर बल्ब को कभी देखा होगा, आपने तुरंत अगर जला दोगे उसको, विद इन द 10 सेकेंड वो एकदम गर्म हो जाता है। तो आप सोचो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तभी भी जाके टंगस्टन वायर मेल्ट नहीं होता है। रीज़न इज दैट बिकॉज टंगस्टन वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इज़ वेरी हाई। यहाँ पे देखो ये ग्लो होने की वजह से मेल्टिंग दिख नहीं रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। ओके, गॉट इट। वापस बता रहा हूँ, मैंने कमेंट सेक्शन में IMP अपलोड कर दी है, और जो IMP अपलोड की आप चेकआउट करोगे, इस वाले पेपर में भी मैक्सिमम क्वेश्चन उस IMP से आए हैं। अगर वो IMP करके नहीं जाते हो तो मतलब नहीं है, तो प्लीज़ ज़रूर एक बार उसको ऊपर से देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, एटॉमिक बोला गया एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मतलब आप देखो, ये देखो आप ये दिख रहा हो ग्रुप के जैसा, ऊपर से आप नीचे की तरफ जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ती है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज कॉजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेल्स टू द इंक्रीज। देखो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, उसके वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड नंबर ऑफ शेल्स, एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के वजह से। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होना मतलब क्या, मान लो ये एक एटम, ये उसका एक शेल है, बीच में मान लो ये हमने एक एटम बना दिया, उसका एक शेल बना दिया, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, ऐसा मान के चलो। इस एटम का एक शेल है, अब मान लो जैसे मैं एक नीचे गया तो एक शेल और बढ़ गया, और मैं नीचे गया एक शेल और बढ़ गया, और मैं नीचे गया एक शेल और बढ़ गया। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक शेल क्या होता है, बढ़ते जाता है। और एटॉमिक साइज क्या होता है आपको पता है, एटॉमिक साइज मतलब सेंटर से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस। तो अगर उसका रेडियस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो क्या बोलोगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स आर एडेड सो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज मूविंग डाउन द ग्रुप। ईजी है, अच्छे से कर लोगे। आई होप सो। अगर आपको समझ में आ रहा है, इस वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हो, अगर मुझे पता करना है कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे, उसके लिए मेरे पास हमेशा एक ट्रिक होती है, आपको इसका आंसर बताना। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो इस वीडियो के अंदर, 4+3 का आंसर क्या है, तो अगर आप इसका आंसर टाइप करते हो, इसका मतलब मैं समझ जाऊँगा बहुत सारे लोग वीडियो के यहाँ तक पहुँचे, ठीक है ना। नेक्स्ट, और एक एंड में भी होगा। व्हाट इज मेंट बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अच्छे से देखो। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इज रिएक्टेंट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं समझाता हूँ। मान लो अपने पास A और B है,
और ये दोनों क्या करने वाले हैं, ये दोनों एक कंपाउंड है केमिकल, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन करना मतलब मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ओके। ये बॉन्ड बनाएंगे और इट्स कन्वर्टेड इनटू AB फॉर्मेट। अब क्या हुआ, यहाँ पे A और B दो अलग अलग रिएक्टेंट थे, दोनों कंबाइन हुआ और सिंगल प्रोडक्ट बना। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड सिंगल प्रोडक्ट बनता है जिस रिएक्शन में। इसका एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, ये वाला एग्जाम्पल जरूर करके जानना। दिस इज कॉल्ड अमोनिया, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हेन अमोनिया इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिस फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड, दिस विल कन्वर्टेड इनटू अमोनियम क्लोराइड। तो डेफिनेटली इसको करके जाना अच्छे से आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, देखो राइट साइंटिफिक रीजन ऑफ, तो इसके आंसर हम लोग करते हैं। अभी टंगस्टन वायर का मैंने बता दिया था आपको, ओके। यहाँ पे देखो एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर ऑफ प्लेनेट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी। एक प्लेनेट है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेनेट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ नाम का, ये ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेनेट पे गिर रहा है। यहाँ तक समझे आपको, यहाँ से नीचे आने तक इसको कितना टाइम लगा, इसको लगा टोटल 5 सेकेंड। आप मेरे साथ चलते रहो, कितना टाइम लगा, टोटल 5 सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 बता दिया आपने, पॉज करके बता दो जल्दी से, बता दिया। एक ध्यान रखना, 5 सेंटीमीटर मतलब होता है 5/100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 5/100 मीटर। 5 को 100 से डिवाइड करूँगा, सेंटीमीटर विल कन्वर्टेड इनटू मीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको देखो ये वाला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करना, आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ जी, मतलब ये जी निकालना है। तो आपको यहाँ पे देखो 2 को जब भेज दो तो ये बन जाएगा 2s अपॉन, टाइम को देखो किधर भेज दोगे आप, नीचे भेज दोगे, तो दैट इज t का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचा, बताओ, सिर्फ g बचा। यहाँ तक समझ में आ गया। s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना हाइट से नीचे गिरा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, यहाँ पे s का वैल्यू देखो दे रखा 5/100। आगे समझ में आपको, मीटर के अंदर लिखना है, समझ में आया आपको, 5/100। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम किधर है, टाइम कितना दे रखा, 5 सेकेंड। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि अभी आपको ये खुद को कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, आपको खुद को सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। कैलकुलेशन को खुद को सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 5 से देखो 5 कट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 2/100, एकदम नीचे आ जाएगा, ध्यान रखना। और नीचे क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ये अपना जी का वैल्यू आ गया। इस तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में आपका आंसर बताना तुरंत, फटाफट। लेट्स डू इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हाँ, अगर कुछ गलती होती है मेरे से वीडियो बनाते समय, क्योंकि वीडियो बनाते समय मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, कभी कभी मैं खुद कॉन्सेप्ट मेरे से ऊपर नीचे हो जाता है, तो माफ़ करना, कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पीरियोडिक टेबल में एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, तो कौन सा एटम सबसे छोटा होता है, ऑब्वियसली हीलियम होता है। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। वापस मैं कुछ और एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। सबसे छोटा एटम कौन सा होता है, हीलियम होता है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। सबसे हल्का मतलब लाइट वेटेड कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। सबसे लाइट वेटेड कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। ये ध्यान रखोगे आप लोग। सॉलिड फॉर्म में आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, बाकी सारे तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है आपको। ध्यान रखना, ब्रोमीन जो होता है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ब्रोमीन। और मेटल में कौन सा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मर्क्यूरी, ध्यान रखना, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मेटल के अंदर और कोई लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो मर्क्यूरी के सिवा भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर है तो बताना, ठीक है, मन से कुछ मत बताना। ये देखो मैंने अभी बोला, अमोनिया वाली रिएक्शन याद कर लो। यहाँ पे आ जाएगा अमोनिया मतलब NH3 छोटा लिखना, ठीक है, और वो बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। आगे समझ में, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट, ये वाली रिएक्शन अभी मैंने बताई आपको। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0। डायरेक्ट DC यहाँ पे लिखना है और AC यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में होती है 50 हर्ट्ज की होती है। 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड के अंदर 50 वाइब्रेशंस उसके अंदर होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताने का टाइम नहीं, मन तो कर रहा सब कुछ आपको बता दूँ एक ही वीडियो में, लेकिन टाइम की कमी अपने पास। प्रोड्यूस बाय द DC जनरेटर, DC करंट DC जनरेटर से प्रोड्यूस होता है, AC जनरेटर से। यूज इन बैटरीज, टॉर्चेज, छोटी छोटी चीज़ों कामों में हम लोग DC करंट को इस्तेमाल करते हैं। और बड़े बड़े कामों में जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, बड़े बड़े आयंस हो गए, अपनी हीटर हो गया, इन जगह पे हम लोग AC जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आपको पूछा हुआ है कि ये जो रे AB दिखाया है, रे AB कौन सा रे, इसको क्या बोलेंगे, बहुत सिंपल है, इंसिडेंट रे बोलेंगे भैया जी इसको। BC को क्या बोलेंगे, BC को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और CD को क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। तो यहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन था, ये बहुत मज़ा आ गया मुझको, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सच में बता रहा हूँ इसको। मेरा फेवरेट क्वेश्चन अभी आ चुका है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द, आइडेंटिफाई एलिमेंट A और एलिमेंट B को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं बताता हूँ, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गिन लो। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, मेरे साथ गिनते रहो, 2 इलेक्ट्रॉन,
ये देखो इसके अंदर पूरे इस सर्कल के अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, और ये 11 12 और 13। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना कि एटॉमिक नंबर 13 किसका होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो एटॉमिक नंबर 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का। तो ये कौन सा एटम है, एल्यूमिनियम का। अब इसके एटॉमिक नंबर गिनो, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। 1 2 3 4 बता दिए कमेंट सेक्शन में किसका होता है, बेरिलियम का। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, करेक्ट है। मैं भी सोच रहा हूँ, देखो ना, एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का, बेरिलियम का, सॉरी। आ गया समझ में दोनों। अब यहाँ पे पूछा आइडेंटिफाई एलिमेंट ए और बी, आइडेंटिफाई कर दिया। पहला एल्यूमिनियम, दूसरा बेरिलियम। डज दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, क्या दोनों एलिमेंट सेम ग्रुप को बिलोंग करते है। लीना के रब से फरियाद बेटा, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। कैसा पता करना, उसका तरीका मैं बताता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर 4 था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या हो गया, देखो 2,8, और सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 3। देखो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में क्या सेम इलेक्ट्रॉन है क्या, तो नहीं है ना, इसका मतलब दोनों सेम ग्रुप में बिलोंग नहीं करते। विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होगा जो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा। ठीक है, तो आंसर बताना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कमेंट सेक्शन में राइट नाउ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं आंसर नहीं बताते रहो, जो भी आप व्यूअर्स हो, जो भी स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे स्टूडेंट आप देख रहे हो, आप मेरे साथ में एक कॉम्बिनेशन अपना एक फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो आगे पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ये बहुत सिंपल है पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे लिख दो। अब मुझे बताओ एजी, रिएक्टेंट साइड में कितना एजी, एक ही है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट अच्छे से लिखते हैं इसको, प्यार से करेंगे इसको, थोड़ा भी गाय नहीं करेंगे। एजी कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में एजी कितना है, देखो यहाँ पे 1 ही है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 2 है। क्लोरीन देखो कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है। अब क्या करना है, देखो आप अच्छे से देखोगे तो हाइड्रोजन जो हमारा है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। मतलब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब मुझे यहाँ पे भी देखो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन भी देखो 1 के साथ साथ कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 है तो क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा इस स्टेप की वजह से। अभी यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। अब समझते हैं ना, मैं कलर बदलते जाऊँगा तो आपको क्लियरिटी आएगी। क्लोरीन कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 किया, मतलब आपने इस क्लोरीन को 2 करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, करेक्ट है। इधर 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ का एजी भी कितना हो गया, एजी भी यहाँ का 2 हो गया। यहाँ तक समझा। अब एजी यहाँ का 2 हो गया तो यहाँ का भी तो हमें 2 करना पड़ेगा ना। यहाँ पे एजी कितना, सिर्फ 1 ही है ना, तो यहाँ पे एजी को 2 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। अब देखो एजी भी दोनों तरफ देखो, 1 × 2 कितना हो गया, 2 आ गया। 1 × 2 भी कितना आ गया, वापस 2 आ गया। 1 × 1 कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पे देखो 2 तो है ही है। अभी यहाँ पे क्लोरीन भी देखो कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हैं, 2। क्या केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, जितने एजी इधर है उतने ही एजी इधर है, जितने हाइड्रोजन इधर है उतने इधर है। तो किधर किधर 2 आ गया, देखो इधर 2 आ गया। तो ये पूरा आपका इधर 2 आएगा, इधर 2 आएगा और इधर 2 आएगा। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो गया, समझ में। अगर यहाँ पे आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपको कमेंट सेक्शन में थम्सअप दिखाना, तो मुझे समझ में आएगा कि ये कमेंट सेक्शन में थम्सअप वाला क्वेश्चन तो सबके समझ में आ गया। थम्सअप सही बना कि नहीं आप समझ लेना, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में आपको थम्सअप दिखाना, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, होप एपरेटस बनाना है। डायग्राम जाके आपको याद भी रहेगा, आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। डायग्राम देख लो और बना लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग पावर ऑफ, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। जब भी एटम किसी के साथ रिएक्ट करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन देके वो कंबाइन होता है, इसी को बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। फिर दूसरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या बोलने का सभी को याद होगा, न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये फॉर्मूला जरूर लिखना, F = G m1m2/d2। अभी तक जाके IMP वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद एक बार एग्जाम के पहले IMP को वीडियो को देख लेना। 30 मिनट देने पड़ेंगे डेफिनेटली। पूरा दिन आप अगर मेहनत करोगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना कभी कभी अच्छा भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बोला लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मैंने डेफिनेशन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। अब इस डायग्राम को आपको पहचानना है। देखो ये जो डायग्राम यहाँ पे दे रखा है ना, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कंफ्यूज मत होना। ये वाला है और ये डायग्राम सेम नहीं है। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो AC करंट प्रोड्यूस करता है,
और ये वो वाला जनरेटर है जो कौन सा करंट प्रोड्यूस करता है, डीसी जनरेटर है। कैसे पहचानना, देखो आप अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर जो एसी करंट प्रोड्यूस करता है उसमें देखो यहाँ पे 2 स्लिट्स लगी होंगी, देखो ये दिख रही है आपको, ये गोल अलग है और ये गोल अलग है। इट इज डिवाइड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय रोटेटिंग इट्स रोटर इन मैग्नेटिक फील्ड, दस इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारा है डीसी जनरेटर। रिमेंबर वन थिंग, ओके, राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म, हाउ एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस, किस कैसे एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा, दिस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और नाम के साथ इसका डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पे आप अच्छे से ये वाला डायग्राम बना लेना और ये वाले को नहीं आप यहाँ ज्वाइन कर लेना और इसको हटा देना। सेम डायग्राम बनाना जैसा मैंने बोला, इसको हटा देना, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। नहीं तो मैंने IMP में बताया है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो अभी डायग्राम मैंने यहाँ पे बताया है और डायरेक्ट जनरेटर, दोनों इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायरेक्ट जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर, इनको डायग्राम करके ज़रूर जाना आप, ठीक है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो तो कमेंट सेक्शन में अभी एंड वाले में जैसे मैंने बीच में पूछा था वैसे सबसे इंपॉर्टेंट छोड़ के मत जाना, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना 13+2 कितना होता है। इससे ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग वीडियो के एंड तक पहुँच चुके हो। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। 10 के सब्सक्राइबर हमें और ज़्यादा चाहिए और मेरे एफर्ट्स अगर अच्छे लग रहे हो तो थैंक यू सो मच। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आपको क्या होता है कभी कभी अगर टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ उससे नाराज़ नहीं होना, ठीक है ना, दूसरे भी काम होते हैं तो आप समझ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।